हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 11। आज हम इस क्लास में कवर करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके अंदर कुछ घटनाएं हैं जैसे तारों का टिमटिमाना है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ऐसी कुछ प्राकृतिक घटनाओं की भी चर्चा करेंगे। तो आओ बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके स्टूडेंट, टॉपिक है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कुछ पहले एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम हीटर जलाते हैं या आग जलती है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे जो भी वस्तु है वो हिलती हुई दिखाई देती है। वो किस कारण से? वो यही वायुमंडलीय अपवर्तन है। सिंपल, इस घटना से हम छोटे तौर पर वायुमंडलीय अपवर्तन को समझेंगे कि होता क्या है कि जैसे आग के पास की वायु वह गर्म रहती है और साइड की वायु थोड़ी उसके सापेक्ष ठंडी रहती है। तो यहाँ क्या हुआ? माध्यम में परिवर्तन हो गया। माध्यम में परिवर्तन होने से क्या होता है कि लाइट एक से दूसरे में जाती है तो अपवर्तन की घटना प्रेक्षित होती है। और अपवर्तन में क्या होता है कि पथ से हट जाती है। लेकिन देखिए, ये वायु है, निरंतर आग निकल रही है तो ये स्थिर नहीं होती, ये अस्थिर वायु होती है, जिस कारण से हमें उसके पीछे की वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ आपको समझ आई होगी। इसी के आधार पे हम तारों का टिमटिमाना और अग्रिम और विलंबित सूर्यास्त को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि वायुमंडल की गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की यानी कम सघन होती है। गर्म वायु है वो कम सघन यानी विरल होती है और इसका अपवर्तनांक भी ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और इस प्रकार वायु के विभिन्न स्तरों से प्रकाशिक अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके उदाहरण है तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जलती हुई आग या हीटर के पास हमें वस्तुएं क्यों हिलती हुई दिखाई देती है। तो इसका रीजन भी क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। अब हम इसके उदाहरणों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण हमने लिया है तारों का टिमटिमाना। तो देखिए, हम तारों को देखते हैं तो तारे हमें इस प्रकार से झिलमिल झिलमिल करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका कारण देखते हैं कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम स्वरूप टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से लेकर पृथ्वी पृष्ठ व नेत्र तक पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। तारे से देखिए प्रकाश निकला। हमें पता है पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में विभिन्न परतें भी पड़ी हैं। उन परतों में अलग अलग गैसें होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो इस प्रकार से परतें पाई जाती है। और तारे कहाँ स्थित है? वहाँ पर क्या है? निर्वात। तो जैसे तारों से प्रकाश आएगा वो अलग अलग परतों से गुजरेगा। अलग अलग परतों में निरंतर अपवर्तन होगा जब तक वो हमारी आँख तक नहीं पहुँच जाए। तो देखिए, चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्था स्थायी नहीं है। अब हवा क्या है? हवा निरंतर बहती रहती है, ऐसे फिक्स थोड़ी है कि अच्छा रुकी हुई रहेगी। इस प्रकार से आने वाला प्रकाश अलग अलग परतों से गुजरता है तो तारे की स्थिति हमें विचलित दिखाई देती है और इस कारण से हमें तारा झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। आपने ये तो समझ लिया कि तारे टिमटिमाते हैं। अब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ग्रह भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह, इनको हम देख सकते हैं। तो ये हमें टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो उसका कारण देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। तारे जो हैं वो पृथ्वी से दूर हैं। तारों को हम एक बिंदु स्रोत के सन्निकट मान सकते हैं कि तारों की जो लाइट है वो एक पॉइंट जैसा सोर्स है उससे आ रहे हैं। और ग्रहों को एक विस्तृत यानी बड़ा सोर्स माना गया है, इसलिए ग्रह को हम छोटे छोटे तारों का संग्रह मान लेते हैं। तो उनसे आने वाला प्रकाश भी क्या होगा? विस्तृत यानी ब्रॉड होगा, बड़ा होगा। तो उसमें क्या होगा? उतना अपवर्तन अधिक नहीं होगा। हम सारे स्रोतों से आने वाले उसके प्रकाश की मात्रा का औसत 0 मान लें, जिससे जो टिमटिमाने वाला इफेक्ट है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप ये नोट करिए और ये डायग्राम तारों का अपनी नोटबुक के अंदर बना लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त। हमें ये नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं होता। नॉर्मली हम सोचते हैं कि हाँ सनराइज हो रहा है और सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि हमें सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है। और ऐसे ही क्या होगा कि सूर्यास्त के समय सूरज छिप जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमें लगभग 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है। तो इसका कारण देखिए कि जैसे
सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण है। निर्वात और क्रमागत वायुमंडल के स्तर, तो विभिन्न परतों तक होता हुआ ये नेत्र तक आता है। तो प्रकाश क्या होगा, एक तरह से इस प्रकार मुड़ जाएगा। लेकिन हम क्या मानते हैं कि प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करता है। तो हमारा नेत्र जब इस प्रकाश को, सूर्य से आने वाले प्रकाश को देखता है तो एक क्षितिज पर खड़ा होकर एकदम सीधा देखता है। तब उसको ये लगता है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इस सूर्य से आ रहा है। तो ये एक तरह से क्या होता है, आभासी सूर्य होता है। यानी सूरज की स्थिति तो यहाँ थी, है ना, और ये हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, इस स्थिति पर। ऐसा ही देखिए सूर्यास्त के समय होगा। सूर्यास्त के समय सूरज तो नीचे चला जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी आंखें क्या देखेंगी, एक क्षितिज यानी सरल रेखा में प्रकाश को देखेंगी और हमें सूर्य वहाँ पर दिखाई देता है। ओके बच्चों, तो समझ आई ये दो घटनाएं। आप इसे नोट करें और ये डायग्राम अपने बुक के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, हम वायुमंडलीय अपवर्तन के साथ में आज अध्ययन करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलना। तो आओ स्टूडेंट देखते हैं हम क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए, जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके फलस्वरूप हमें कुछ घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे आकाश का नीला रंग हुआ, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना यानी सनराइज होता है। तो हम देखते हैं ना, सूरज ऑरेंज कलर का हो गया है और साइड में भी ऑरेंज ऑरेंज हमें क्षितिज पर दिखाई देता है। तो हम इन घटनाओं का भी प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश का जो वर्ण है, रंग है, वो कणों के साइज पर कैसे निर्भर करता है। तो देखिए, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। जो हमने पढ़ा था कि प्रकीर्णन किससे होगा, छोटे कणों से। तो देखिए, छोटे जो सूक्ष्म कण हैं वो नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, यानी कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जबकि जो बड़े साइज के कण हैं वो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रकीर्णित प्रकाश कणों के साइज पर निर्भर करता है। इसके अंदर एक घटना आती है, हम पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, ये घटना तो हमने ऑब्जर्व करी होगी। हम कमरे में बैठे होते हैं, खिड़की से प्रकाश आता है तो प्रकाश हमें देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे उसमें धूल के कण से ऐसे उड़ते हुए से दिखाई देते, एक संरचना बनती है ना, वही क्या है, टिंडल प्रभाव है। तो देखिए कि पृथ्वी का वायुमंडल धुएं, जल बूंद, धूलकण, वायुकण आदि का एक विषमांगी मिश्रण है। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में पदार्थों की अवस्थाएं एक ही होती हैं, जैसे जल, तेल यानी लिक्विड होते हैं। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, पदार्थों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, यानी उसमें द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है और ठोस कण भी हो सकते हैं। तो वह मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण। तो जब प्रकाश ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लग जाता है और इस प्रकार प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी हमें दिखता है कि प्रकाश, हाँ ऐसा प्रकाश आ रहा है, तो ये घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल नेचुरल फ़ोटो है, मेरी फ़ोन से खींची गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखो वातावरण में भी टिंडल प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। देखिए प्रकाश की लाइटिंग दिखाई दे रही है, एकदम नेचुरल। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करें। तो आप इस पॉइंट को इस टिंडल प्रभाव के पहले, है ना, यहाँ पर नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में इसको टिंडल प्रभाव को। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन का सेकेंड एग्जाम्पल, आसमान का नीला रंग, है ना, नीला नीला गगन। तो देखिए इसके पीछे का क्या कारण है कि वायुमंडल अत्यंत सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। सेम एक ही, देखिए एक ही बात है, वो सभी में रिपीट हो रही है, चाहे वो प्रकाश के प्रकीर्णन में आ रही हो, वायुमंडलीय अपवर्तन में आ रही हो, कि हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसीय सूक्ष्म कण विद्यमान रहते हैं और इन सूक्ष्म कणों से अपवर्तन होता है, इन सूक्ष्म कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश जब इन कणों पर आपतित होता है तो नीले वर्ण की और कम तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णन होती है। हमने पहले पढ़ा था कि सूक्ष्म कण नीले रंग को प्रकीर्णन करते हैं, यानी नीले रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये प्रकीर्णित करता हुआ नीला
प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना। ठीक है, तो इसी कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब इसके अंदर ही एक और घटना आती है, हम मूवी वगैरह देखते हैं या अंतरिक्ष के सीन देखते हैं तो वहाँ पर हमें आसमान आकाश देखता है तो वो काला दिखाई देता है। तो उसका क्या कारण है, तो देखते हैं। सिंपल कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होकर निर्वात होता है, यानी अंतरिक्ष के अंदर कण नहीं होते हैं, जिस कारण से क्या होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, और इसलिए प्रकीर्णन नहीं होगा तो वो आकाश एकदम ब्लैंक यानी काले रंग का दिखाई देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी कारण पे एक चीज़ हमने पढ़ी होगी, खतरे के सिग्नल होते हैं, ट्रेन आती है तो लाल रंग का झंडा होते हैं, तो खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाल रंग धुएं में, धूल मिट्टी में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन होता है यानी फैलना, ठीक है, फैल करके आना। अब लाल कलर है वो फैलेगा नहीं तो वो क्या होगा, वो सीधी लंबी दूरी तय कर लेगा। तो इसीलिए खतरों के जो सिग्नल हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि वो दूर से हमें दिखाई दे जाए। तो ये कारण था जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। ठीक है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रेड कलर का सूरज का दिखाई देना। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ यानी रेड कलर की शेड्स में दिखाई देना। देखिए, क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी की मोटी मोटी वायु की परतों से होकर के गुजरता है। तो क्षितिज के समय क्या हुआ, कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कणों द्वारा प्रकीर्णित हो गया, और कम दैर्ध्य वाले प्रकाश किसका करते हैं, नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए नीले रंग वहाँ से हट गया, मतलब प्रकीर्णित हो गया। तो रेड कलर सर्वाधिक, हमने पढ़ा था श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, बीच के रंग तो हैं वो तो मिनिमल इफेक्ट रखते हैं, जो बॉर्डर के कलर हैं ब्लू, वॉयलेट और रेड, इनका हमें इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रेड कलर क्या हुआ, लंबी दूरी तय करेगी और प्रेक्षक तक आसानी से वो रेड कलर का दिखाई दे जाएगा। और दोपहर के समय नीले और बैंगनी रंग का थोड़ा भाग प्रकीर्णित होगा, थोड़ा भाग प्रकीर्णन होने से क्या होगा कि इसका जो रेड कलर है वो ढक जाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना इफेक्ट सबने डाल दिया, कम प्रकीर्णित हुए तो श्वेत प्रकाश के अंदर वो ज़्यादा इफेक्ट रखेंगे, तो ये आने वाला हमें कलर चमकीला यानी वाइट ही दिखाई देता है। तो ये थी कुछ घटनाएं जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित थी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न, जिनमें से मोस्टली हमने इस चैप्टर के अंदर कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम करेंगे पाठ 11 के अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर पाता है, ऐसा हो पाने का कारण है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता क्या होगा, रोग होता है ना। समंजन क्षमता हमने पढ़ी थी कि नेत्र की वह क्षमता जिससे फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं, तो वह समंजन क्षमता कहलाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। आपने नेत्र की संरचना देखी है, तो देखिए फर्स्ट कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल, वह तो प्रकाश के भाग को परावर्तित करने में सहायक करता है और जितना प्रकाश होता है वो नेत्र के अंदर जाता है। परितारिका कलर डिसाइड करने के लिए, पुतली से प्रकाश अंदर आता है लेंस पर। दृष्टिपटल यानी रेटिना, और रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम यानी अल्पतम दूरी होती है। आपको ध्यान में आ गया होगा 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर की दूरी है वो व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की। मैंने आपको बताया भी था, तभी आप पढ़ें तो अपनी पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ें, जिससे आंखें बहुत ही कम तनाव की स्थिति में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल, नेत्र की संरचना हमने अच्छे से पढ़ी थी, तो हमें सारे पाठ हमें ध्यान है। पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमापी, परितारिका, क्या होगा इसका आंसर, पक्षमापी पेशियाँ जो नेत्र की
फोकस दूरी में परिवर्तन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है और अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों के लिए हमें फाइंड करनी है। तो आओ इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन को लिख लिया है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष के लिए हमें क्षमता कितनी दी है? -5.5 डायोप्टर। हम लेंस की क्षमता का सूत्र पिछले पाठ के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर जा कर के इस पार्ट को पहले कवर कीजिए। दोनों देखिए, दोनों चैप्टर 10th और 11th दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आरबीएससी की बुक में तो दोनों एक ही चैप्टर के अंदर सम्मिलित है, एनसीईआरटी में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f, तो फोकस दूरी बराबर 1/p, तो 1/-5.5 माइनस हल करेंगे तो आता है उत्तर -0.18। आपको बताया था माइनस लग जाता है, तो माइनस किस लेंस के लिए होता है? अवतल लेंस के लिए। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस में -x अक्ष की ओर फोकसित होती है किरणें। ठीक है, याद आ रहा होगा ये डायग्राम देख करके क्लास चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा था। सेकंड हमसे पूछा है निकट दृष्टि दोष के लिए क्षमता दी है +1.5 डायोप्टर। वही सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f, f बराबर 1/p, तो 1/+1.5 भाग देंगे तो आता है 0.667, या आप लिख सकते हैं 0.67। और पॉजिटिव फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, है ना। उत्तल लेंस किरणों को +x अक्ष की ओर फोकसित करता है। नेक्स्ट बच्चों 6th क्वेश्चन देखते हैं हम कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता क्या होगी? हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था बच्चों। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। और हमने दूर बिंदु पढ़ा है। व्यक्ति का दूर बिंदु क्या माना गया है? अनंत। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर न्यूनतम दूरी, और दूर बिंदु व्यक्ति अनंत दूरी पर देख सकता है। अब देखिए नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर उसका दूर बिंदु माना है। नेत्र में हमें पता है उत्तल लेंस, -x अक्ष की साइड उसका दूर बिंदु माना है, वो कहाँ पर है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखते हैं हम इसको किस प्रकार हल करेंगे। देखिए व्यक्ति का दूर बिंदु यानी बिंब दूरी अनंत मानी गई है, और बन कहाँ रहा है उस व्यक्ति का? 80 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। तो 80 सेंटीमीटर दूरी पर हमने v का मान ले लिया है, और नेत्र के सामने बन रहा है यानी उत्तल लेंस से -x अक्ष साइड बन रहा है, तो वो 80 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है लेंस की क्षमता और प्रकृति की, कौन सा लेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास u है, v है, लेंस है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/v - 1/u बराबर 1/f, है ना। रिवीजन कर लिया हमने। तो देखिए मान रख दीजिए, v का मान -80, u का मान अनंत, और 1/f। तो देखिए 1/अनंत क्या होता है? 0, तो ये हो गया 1/f। तो हल करेंगे, f का मान क्या आ गया? 80 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई? 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। हम लेंस की क्षमता ज्ञात करते हैं, तो हम फोकस दूरी को किस में रखते हैं? मीटर में रखते हैं। तो यहाँ से फोकस दूरी बराबर कितना आ जाएगा? -0.8 मीटर। P बराबर होगा 1/f, तो P बराबर 1/-0.8, तो उत्तर इसका आ जाता है हल करने पर -1.25, और मात्रक क्या लगाएंगे? डायोप्टर। माइनस लग गया, माइनस लगते ही आप बता सकते हैं कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, पहले एग्जाम्पल किया था ना, ये देखिए माइनस दूरी अवतल लेंस। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल किया जाता है। नेक्स्ट हम ऐसा ही एक प्रश्न और देख लेते हैं। नेक्स्ट
7वां क्वेश्चन देखिए, पहले हम निकट दृष्टि दोष का किए थे, अब हम दूर दृष्टि दोष का करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, और यह मानना है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए, हमें सामान्य नेत्र का निकट बिंदु दिया है, यानी बिंब कहाँ रखा जाना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर उत्तल लेंस है, और सामने रखेंगे तो -25 सेंटीमीटर। और दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु यानी कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है दोषयुक्त नेत्र का, 1 मीटर पर, और वो दूरी भी माइनस में लेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है तो -1 मीटर, हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी, और फोकस दूरी ज्ञात करेंगे हम लेंस सूत्र से, वो होगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कीजिए, मैंने बताया भी था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो v का मान रखेंगे -100 और -25 बराबर 1/f। हल कर लेते हैं, -1/100 प्लस 1/25 बराबर 1/f। लघुत्तम आ जाएगा 100 -1 प्लस 25 1/f, तो होगा 3/100 यानी 1/f। तो f बराबर हो गया 100/3। हल करते हैं तो आता है 3.3, और ये प्लस आ रहा है, प्लस से हम समझ ही गए कि लेंस कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। हम क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, p बराबर होगा 1/f। अच्छा, ये दूरी आई है सेंटीमीटर में, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फोकस दूरी का मान हो जाएगा 0.33 मीटर। तो p बराबर ले लेते हैं हम 1/0.33, तो p का मान आ जाता है, 0 हटाएंगे तो ये आ जाता है 3.0 डायोप्टर। प्लस है, इसका मतलब हमने लगा दिया है उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये 1-2 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे हमारे इस चैप्टर में। ये 6th और 7th क्वेश्चन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन 8 है हमारे पास में, सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सामान्य नेत्र का जो निकटतम बिंदु है वो है 25 सेंटीमीटर। उससे अगर हम नज़दीक वस्तुओं को रखते हैं तो आंखें तनाव की स्थिति में रहती हैं, समंजन क्षमता नहीं हो पाती है, जिस कारण से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो उत्तर लिखिए, इसका आपका ध्यान में रखिए कि हम वस्तु की दूरी अगर बढ़ा दे घटा दे तो प्रतिबिंब हमेशा वहीं बनेगा, कहाँ पर, रेटिना पर। ठीक है, प्रतिबिंब में ऐसे चेंज नहीं आएगा कि रेटिना से आगे बन गया पीछे बन गया, वो तो दोष होने पर ही आगे पीछे प्रतिबिंब फोकसित होते हैं। सिंपल स्वस्थ नेत्र है, अगर हम वस्तु की दूरी को बढ़ाएंगे घटाएंगे नेत्र में प्रतिबिंब दूरी चेंज नहीं होगी, प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनेगा। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 11, 12 और 13 ये हमने आज ही की क्लास में कवर किए हैं, तो आप इनके आंसर वहाँ से देख सकते हैं। इनको दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिंपल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, व्याख्या आप अपने शब्दों में कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्याख्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि ग्रह का प्रकाशिक स्रोत हम विस्तृत मानते हैं, बिंदु स्रोत नहीं मानते हैं, तो उससे जो भी प्रकाश किरणें आएंगी उनका इफेक्ट नगण्य हो जाता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, अधिक होने से रेड कलर ट्रैवल करके हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर निर्वात है, और निर्वात होने से प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन होता नहीं है, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं
उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 11। ये हमारे फिजिक्स पोर्शन के जो 4 चैप्टर हैं इनमें लास्ट चैप्टर था, और इसी चैप्टर के साथ हमने क्लास 10 साइंस के फिजिक्स पोर्शन के चैप्टर कवर कर लिए हैं। हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है मानव नेत्र, इसकी संरचना, नेत्र दृष्टि, दोष और समंजन क्षमता। इसमें से क्या होता है, कई बार 2-3 नंबर का क्वेश्चन या छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है वो लगभग इम्पोर्टेंट से टॉपिक है। इजी सा चैप्टर था, ज़्यादा इसमें कोई डीप कंसेप्ट थ्योरी नहीं थी, सिंपल सी चीज़ें थी। सेकंड हम देखते हैं कांच का प्रिज्म। इससे हम अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके अंदर एक चीज़ आती है, कई बार जैसे कांच का जो हमने ग्लास स्लैब से अपवर्तन पढ़ा था और कांच के प्रिज्म से हमने अपवर्तन पढ़ा, तो कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि कांच के प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना, तो ये संरचनाएं भी हमसे पूछी जा सकती हैं। फिर आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके अंदर हमने पढ़ा तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। 2 मिनट का फ़र्क होता है इनके बीच में। तो ये छोटे से हमसे पूछ सकते हैं कि इनके कारण बताइए, ऐसी घटना क्यों होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें कुछ घटनाएं हैं टिंडल प्रभाव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, इन टॉपिक में देखें तो। फिर आसमान का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें काला क्यों दिखाई देता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। नेक्स्ट आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर जो रेड या ऑरेंज सा दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है। तो ये कुछ मतलब ये मेन सारे टॉपिक ही इस चैप्टर के इंक्लूड हो गए हैं। सिंपल 1-2 कंसेप्ट है, उनके ऊपर ये बेस्ड है, तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखिएगा। प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने RBSC और CBSE के इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, तो आप उन्हें देखिए। आपको लगभग इन्हीं क्वेश्चन के अंदर अपना पेपर मिलेगा, तो उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारे ये जो फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं ये हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट मंडे से हम केमिस्ट्री के चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के भी 5 चैप्टर हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। इन 5 चैप्टर को हम शुरुआत करेंगे, तो फर्स्ट से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो फिजिक्स पोर्शन पढ़ाया वो अच्छे से समझ आया होगा और आपको क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।